हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने ये सब पढ़ लिया था, कॉन्जुगेट, उसकी प्रॉपर्टी, उसके ऊपर कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस। तो अब पढ़ते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि इसके बारे में थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको कि क्या इसकी प्रॉपर्टी है वगैरह ये सब। तो एक्चुअली मैग्नीट्यूड क्या था कि लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर z को ऐसे लिखा कि x प्लस आयोटा वाई, देन मोड ऑफ z, इसको बोलते हैं z का मैग्नीट्यूड। और इसको क्या लिखते थे हम, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। और अगर वैसे लिखूँ मैं z को, तो z को हमने कहा था रियल पार्ट ऑफ z, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसका होल स्क्वायर, और फिर इस पूरे का स्क्वायर रूट। ये था मैग्नीट्यूड ऑफ z, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर अर्जेंट प्लेन की बात करें, कि अगर हम ये कहें कि अर्जेंट प्लेन में इसका मतलब क्या था, अर्जेंट प्लेन में हमने कहा था कि जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट की, दोबारा बनाते हैं, सही नहीं बना, देखिए कि जैसे ये पॉइंट, इस पॉइंट की इससे ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी, इसको बोलते हैं मोड ऑफ z। ये z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड। तो ये तो था मैग्नीट्यूड के बारे में कि उसकी डिस्टेंस होती है। अब आते हैं आगे, देखो इसकी प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि मोड ऑफ z इक्वल टू 0, देन z इक्वल टू 0। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की का अगर मैग्नीट्यूड 0 है, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो खुद क्या हो, 0, वरना कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कभी भी 0 नहीं होगा। फिर सेकंड पॉइंट कि z का मैग्नीट्यूड, z बार का मैग्नीट्यूड, माइनस z का मैग्नीट्यूड और माइनस z बार, इसका मैग्नीट्यूड, इन चारों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, अब ये देखो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही जानते हो। z क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई, z बार x माइनस आयोटा वाई, माइनस z माइनस x माइनस आयोटा वाई, माइनस z बार माइनस x प्लस आयोटा वाई। इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका भी सेम यही, इसका भी यही, इसका भी यही। चारों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही तो होगा। और अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, देखो जैसे यहाँ पर मैंने z लिया, ये z, ठीक है, तो z बार कहाँ होगा, z बार यहाँ होगा। माइनस का z, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस x। अगर x ग्रेटर देन x और y दोनों पॉजिटिव एज्यूम करके चल रहा हूँ मैं कि z इक्वल टू, ये x भी पॉजिटिव है, ये y भी पॉजिटिव, तो माइनस z कितना हो गया, माइनस x, ये इधर हो गया, माइनस का z, माइनस का z बार, ये यहाँ हो जाएगा माइनस का z बार। तो ये इसकी, इससे ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, चारों डिस्टेंस इक्वल होगी। एक्चुअल में ये एक सर्किल पे लाई करेंगे, ऐसे चारों पॉइंट क्या है, एक सर्किल के ऊपर लाई करेंगे।
ये अगर मैं इसको कार्टेशियन प्लेन में ले जाऊँ कन्वर्ट करके तो ये ऐसे हो गया, देखो ये x, y पॉइंट, ये वाला माइनस का z बार, ये कौन सा हो जाएगा माइनस का x, y, ये वाला माइनस x माइनस y, दोनों ही नेगेटिव, ये वाला x तो प्लस का और y माइनस का। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है कि z का मैग्नीट्यूड, z बार का मैग्नीट्यूड, माइनस z का मैग्नीट्यूड और माइनस z बार, चारों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। अब आते हैं हम थर्ड, देखो ये है थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर z x प्लस आयोटा y है तो मोड ऑफ z तो क्या होगा, मोड ऑफ z तो ये होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। अब आप ध्यान से देखो कि अगर मैं कहूँ x और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसमें कौन बड़ा होगा, ये तो दोनों इक्वल होंगे। हाँ, लेकिन मैं अगर ये लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये हमेशा x से क्या होगा, बड़ा ही होगा हमेशा, है ना। तो बस ये जो चीज़ लिखी है सेम y के लिए भी लिख सकते हैं, y जो है वो भी क्या होगा, इससे तो हमेशा छोटा ही होगा। तो यानी रियल पार्ट ऑफ z, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, वो हमेशा उसके मैग्नीट्यूड से क्या होगा, छोटा होगा, और माइनस इंटू मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ा होगा। सेम इमेजिनरी पार्ट के लिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये भी मोड ऑफ z इससे तो हमेशा छोटा होगा और इससे हमेशा बड़ा होगा। तो आप कहोगे कि सर ये इक्वल का साइन क्यों, इक्वल का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि जब जीरो हो जाएगा, देखो व्हेन y 0, y इक्वल टू 0, तो ये वाली टर्म तो कितनी होगी, इधर तो x और इधर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उस केस में तो ये दोनों, ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इक्वल का साइन इसलिए लिया है कि जब y 0 होगा यानी z क्या होगा, प्योर रियल नंबर होगा, ठीक, या कह दो प्योर इमेजिनरी नंबर है, तब क्या होगा, तब ये यहाँ इसके अंदर इक्वालिटी होल्ड करेगी उस केस में। तो ये होगी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अब आते हैं फोर्थ में। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, z इंटू जेड बार इक्वल टू मोड ऑफ z का होल स्क्वायर। अब z था x प्लस आयोटा वाई, जेड बार था x माइनस आयोटा वाई। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें z इंटू जेड बार, a प्लस बी a माइनस बी क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया, इस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया, मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो ये होगी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। तो चार प्रॉपर्टी है। अब इसी में देखो जेड को हम ये भी लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर डिवाइड में जेड बार, और ये भी लिखा जा सकता है जेड बार को मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर डिवाइड में जेड। और अगर जेड यूनिमोडुलर हो, कि इफ जेड इज यूनिमोडुलर, यूनिमोडुलर का मतलब है कि मोड ऑफ जेड क्या है, मोड ऑफ जेड 1। यूनिमोडुलर का मीनिंग होता है कि जेड का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, तो उस केस में जेड इंटू जेड बार क्या हो गया, 1 हो गया। तो जेड बार को हम 1 बाय जेड लिख सकते हैं और जेड को हम 1 बाय जेड बार लिख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन किस में लाना होगा, कॉन्जुगेट में लाना होगा, तो हम 1 अपॉन जेड की जगह क्या लाएंगे, लिखेंगे जेड बार लिखेंगे। यानी जब पूरा क्वेश्चन कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करना है तो इसका यूज किया जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन की डिमांड ऐसी होगी कि 1 के अपॉन में कॉन्जुगेट है, तो क्वेश्चन को हमें किस में लाना है, जेड की फॉर्म में लाना है ना, तो उसमें हम इसका यूज करेंगे। अब आप कहोगे कि सर हमेशा जेड मोड ऑफ जेड 1 नहीं होगा, अगर मोड ऑफ जेड 1 नहीं है, सपोज 2 है, तो फिर हम इनका यूज करेंगे ऊपर वाले का, ये और ये इसका। जैसे फॉर एग्जांपल कहा कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे ऐसे कहा उसका मॉडुलस 2 है, तो फिर जेड बार को हम ऐसे लिख देंगे 4 अपॉन में जेड, और जेड को ऐसे लिख देंगे 4 अपॉन में जेड बार, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी ये वाली प्रॉपर्टी। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। कितनी होगी, 4 होगी, 5, 4 हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 5।
फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है कि Z1 इंटू Z2 इसका मैग्नीट्यूड, ये किसके इक्वल है, Z1 का मैग्नीट्यूड और Z2 का मैग्नीट्यूड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनका मल्टीप्लाई करके फिर उसका हमें मॉडुलस फाइंड करना है, यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हम क्या करें कि Z1 यानी पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग से मैग्नीट्यूड निकाल दिया, दूसरे का अलग से मैग्नीट्यूड निकाल दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जनरलाइज करें अगर, तो ये ओनली दो के लिए नहीं, अगर मोर देन वन कॉम्प्लेक्स नंबर है Zn, इसके लिए भी ये ट्रू है, यानी Z1 का मैग्नीट्यूड, Z2 का मैग्नीट्यूड, Z3 का, सिमिलरली Zn का मैग्नीट्यूड, ऐसे। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं हम। सेम फिफ्थ सिक्स्थ लिखें, एक सेकेंड, सिक्स्थ क्या है, सिमिलरली सिक्स्थ भी है कि Z1 अपॉन Z2 इसका मॉडुलस क्या बन जाएगा, Z1 का मॉडुलस अलग डिवाइड में Z2 का मॉडुलस अलग। इसमें क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिवाइड किया, उसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो न्यूमरेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका अलग से मैग्नीट्यूड निकाल दो, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अलग से मैग्नीट्यूड निकाल दो और दोनों को डिवाइड कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, देखो इसमें भी अगर दो के लिए नहीं, ये दो से ज़्यादा नंबर हैं तो उनके लिए भी सही है, ट्रू है। हालांकि इनके प्रूफ की भी बताएंगे अभी। फिर है Z की पावर n उसका मैग्नीट्यूड, तो ये है मोड ऑफ Z और उस पूरे की पावर है। यानी जैसे सपोज हमारे पास ऐसे है कि √3 प्लस आयोटा इस पूरे की पावर 20 का इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो अब √3 प्लस आयोटा का एक्सपेंशन तो हम कर नहीं सकते, √3 प्लस आयोटा की पावर 20 होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, क्यूब का जानते हैं, तो लेकिन पावर 20 तो ओपन कैसे करें। अब अगर कोई स्टूडेंट जिसने बाइनोमियल पढ़ रखी है वो अगर कहे कि सर बाइनोमियल से कर दो, चलो ठीक है बेटा बाइनोमियल से तो कर दिया, लेकिन फिर भी उसको भी कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो गया बहुत। तो इसमें हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आप एक काम करो कि √3 प्लस आयोटा इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो पहले और फिर उस पूरे की पावर क्या कर दो 20 कर दो। देखो अब इसका मैग्नीट्यूड तो हम आराम से निकाल सकते हैं, 2 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो 2 की पावर 20, इस पूरे का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 2 की पावर 20। ये मैंने एग्जाम्पल बता दिया एक आपको। अब बात करते हैं कि ये जो लिखा 5th 6th और 7th कि इसको कैसे लिख दिया, तो इन तीनों का देखो 5 6 7 तीनों का प्रूफ बता रहा हूं मैं कि प्रूफ कैसे आया, ये कैसे लिखा गया। तो उसके लिए देखो मैंने Z1 को एज्यूम कर लिया R1 e की पावर आयोटा θ1, फिर Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर R2 e की पावर आयोटा θ2। अब देखो पहले निकाला मैंने Z1 इंटू Z2 दोनों का मल्टीप्लाई, तो R1 R2 e की आयोटा θ1 इंटू में e की आयोटा θ2 दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आया R1 R2 e की पावर आयोटा θ1 प्लस θ2, यही आएगा ना। लो तो अब अगर आपसे पूछें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है देखो Z1 Z2 कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, इस कितना है इसका मैग्नीट्यूड ये होगा यहाँ जो लिखा हुआ है, यानी R1 इंटू R2, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने पढ़ा है Z इक्वल टू R e की पावर आयोटा थीटा, यानी e की पावर आयोटा थीटा के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो क्या है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर e की पावर आयोटा θ1 प्लस θ2, ये भी तो एक एंगल ही तो है, θ1 प्लस θ2 क्या हो गया, एक एंगल हो गया थीटा। तो e की पावर आयोटा थीटा के साथ मल्टीप्लाई कौन में R1 R2 है, तो इसका मतलब R1 R2 क्या हुए इसके मैग्नीट्यूड हो गए। तो Z1 का मैग्नीट्यूड और Z2 का मैग्नीट्यूड, Z1 Z2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू Z1 का मैग्नीट्यूड Z2। अब अगर एक से ज़्यादा नंबर है तो क्या आ जाएगा, जैसे n नंबर हैं तो R1 R2 R3 से लेके Rn तक, और वो सब क्या हो गए, वो सब उसी कॉम्प्लेक्स
डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड हो जाएंगे, यानी Z1 का मैग्नीट्यूड, Z2 का मैग्नीट्यूड, Z3 का, एंड सो ऑन अप टू Zn का मैग्नीट्यूड, उन्हीं सब का मल्टीप्लाई। अब आते हैं, देखो सिक्स्थ की बात करूं मैं, अगर कि दोनों को डिवाइड करूं Z1 बाय Z2 को, तो क्या आएगा, R1 e की पावर आयोटा थीटा 1, R2 e की पावर आयोटा थीटा 2। तो इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, R1 बाय R2 e की पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो अब आपसे पूछे कि बताओ इसमें यहाँ पर Z1 अपॉन Z2 इस नंबर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो e की पावर आयोटा की थीटा के साथ लिखा होगा। e की आयोटा थीटा के साथ कौन, ये R1 बाय R2, यही तो है, तो यही यहाँ पर लिख दिया मैग्नीट्यूड। और R1 बाय R2, R1 क्या है, Z1 का मैग्नीट्यूड है, R2 Z2 का मैग्नीट्यूड है। तो ये होगी हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ये जो छठी थी ये वाली प्रॉपर्टी। अब आते हैं Z की पावर n। देखो Z मैंने एज्यूम किया R इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, तो Z की पावर n R e की पावर आयोटा थीटा इस पूरे की पावर n, तो ये बन गया R की पावर n e की पावर आयोटा n थीटा। तो Z की पावर n तो ये हुआ। अब Z की पावर n का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो अभी बताया ना, e की पावर आयोटा थीटा, उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वो ही क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ भाई इस Z की पावर n का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप कहोगे R की पावर n है। एंड R क्या है, R है, देखो यहाँ से पता लग रहा है R क्या है, इस Z का मैग्नीट्यूड है, यानी मोड ऑफ Z और इस पूरे की पावर n। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये हमारी सेवंथ प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा आपको। अब इनका यूज कब करना, अब देखो जैसे आपसे ये कहें कि इस टाइप से 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा अपॉन में 5 माइनस आयोटा इंटू में 2 माइनस आयोटा का इसका मैग्नीट्यूड बताओ, या पावर यहाँ पे कर दी 3, यहाँ पे 5, ऐसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ऐसे कहा कि बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो अब इसको हम ऐसा नहीं कि इसको पूरे को सिंप्लीफाई करें, अब इसमें इन प्रॉपर्टीज का यूज होगा। देखो 5th 6th और 7 तीनों का एक साथ यूज हो जाएगा। कैसे, पहले Z1 बाय Z2 यानी न्यूमरेटर का अलग, न्यूमरेटर में जो है उसका अलग मैग्नीट्यूड, जो डिनोमिनेटर में है उसका अलग मैग्नीट्यूड, फिर मल्टीप्लाई में है तो उनका अलग अलग मैग्नीट्यूड। तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड, फिर 2 प्लस आयोटा की पावर 5 इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग कर दिया, मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगा दी। फिर 5 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड, फिर 2 माइनस आयोटा का होल क्यूब इसका मैग्नीट्यूड। अब पावर वाली प्रॉपर्टी लगा दी, पावर अगर है तो क्या करो, उस पावर को तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल दो, बाद में वो पावर कर दो। तो अब यहाँ पर कर दिया कि पहले 1 प्लस आयोटा का मैग्नीट्यूड, फिर उसका स्क्वायर, इधर कर दिया 2 प्लस आयोटा का मैग्नीट्यूड और उस पूरे की पावर 5, नीचे 5 माइनस आयोटा इसकी पावर 2, फिर इधर 2 माइनस आयोटा इस पूरे की पावर 3। तो देखो क्या बन जाएगा, 1 प्लस आयोटा का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2, तो ये तो हो गया √2 की पावर 2, फिर ये हो गया √5 इस पूरे की पावर 5, यहाँ पे √26 इसकी पावर 2, यहाँ पे √5 इस पूरे की पावर 3। तो इसको सिंप्लीफाई करने से जो भी रिजल्ट आएगा वो ही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब देखो इसमें प्रॉपर्टी का यूज किया तब तो ये हो गया, अगर सपोज आप प्रॉपर्टी के बगैर इसको सोल्व करने की कोशिश करते तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी था, और वो एक फिर बेवकूफ़ी थी अगर आप वैसे सोल्व कर रहे हो तो ये तो मैंने एक एप्लीकेशन बता दिया इसमें। चलिए कितनी प्रॉपर्टी होगी थी, 7। अब चलते हैं आगे 8th प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी नंबर 8 है Z1 प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या है, ये है Z1 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, Z2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, फिर 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार।
चलिए इसका प्रूफ भी कर लेते हैं कि ये कैसे लिखा है। तो देखो यहां लिखा मैंने Z1 प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। देखो Z1 ये हमने पढ़ा है कि Z इंटू जेड बार ये क्या होता है, मोड ऑफ Z का होल स्क्वायर होता है। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है उसके मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो यहाँ मॉडुलस का होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 इंटू में Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी थी कि Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, इंडिविजुअल का कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो इसमें इसका यूज कर लिया। देखो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। वो एक एक करके मल्टीप्लाई किया Z1 को Z1 बार से, फिर Z1 को किया Z2 बार से, फिर Z2 को किया Z1 बार से, फिर Z2 को कर दिया Z2 बार से। ये तो बन गया मोड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर। इसको Z1 Z2 बार, इसको लिख दिया Z1 बार प्लस में Z2, और ये क्या हो गया Z2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो अब देखो अगर ये जो लिखा है ना, एक सेकेंड, यहाँ ये कुछ गड़बड़ लिख रखा है शायद। देखो ये जो लिखा है ये यहाँ ये गलत लिखा हुआ था। ये था Z1 Z2 बार और Z1 बार इंटू में Z2 ऐसे। हाँ देखो Z1 बार इंटू Z2, इसको ऐसे लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 बार, और इस पूरे का बार लिख दो। ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं ना। ये अगर नहीं आया समझ में तो एक बार दोबारा बता देते हैं। इसको उठाते हैं। देखो ऐसे लिखा है Z1 बार इंटू में Z2 इंटू में Z2 है ओनली। तो देखो इसको ऐसे लिख दिया Z1 इंटू Z2 इसका बार। अब इसका पूरे का अगर मैं कॉन्जुगेट लिख दूं, बार लगा दूं इस पूरे का, तो ये क्या बनेगा, ये यही तो बनेगा Z1 का और Z2 बार का बार। तो ये क्या बन गया Z1 बार इंटू Z2, ये वापस वही तो आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे तो यानी इसको तो ऐसे का ऐसा ही लिखा, देखो Z1 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, फिर इस लास्ट वाले को यहाँ लिख दिया Z2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, फिर Z1 इंटू Z2 बार। अब इस वाले को लिखा Z1 इंटू Z2 बार और इस पूरे का बार, यानी इस पूरे का कॉन्जुगेट। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया ये। अब आप ध्यान से देखो, अगर कहीं ऐसा लिखा है W प्लस में W बार, यानी ये W है तो ये क्या है, W का बार ही है। ध्यान से देखो आप, सेम ही तो है। जैसे W प्लस W बार था, अगर मैं Z1 Z2 बार को मैं W कहूँ तो आगे क्या लिखा है Z1 Z2 बार उसका बार, यानी W अगर Z1 Z2 बार है तो आगे क्या लिखा है W का बार। तो देखो इसको क्या लिख दिया, W प्लस W बार क्या होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ W। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, उसके रियल पार्ट का 2 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पर यही लिख दिया 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। देखो ये थोड़ा सा क्रूशियल स्टेज था, इसी को आपको समझना है कि ये जो टर्म बनी है ना, ये टर्म कैसे बनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर अगर यहाँ माइनस आएगा तो फिर यहाँ पर भी माइनस, और माइनस वाला सेम टू सेम ऐसे ही प्रूफ होगा। तो यानी 8th के अंदर 2 बता दिए। 2 कौन से, Z1 प्लस माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ Z1 स्क्वायर मोड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस और माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। तो ये तो हो गया हमारा 8th। अब आते हैं देखो 9th पे। 9th इसी से रिलेटेड है। देखो Z1 प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, Z1 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, फिर Z2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में
Z1 का मैग्नीट्यूड इंटू Z2 का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस θ1 माइनस θ2, वेयर θ1 इक्वल टू, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1, Z1 का एम्पलीट्यूड, θ2 क्या है, θ2 है एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। अब ये तो मैंने बता दिया कि ये होता है। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे आया। तो अभी ये काफ़ी अच्छा है, इसका प्रूफ पढ़ेंगे, देखो कई चीज़ें सीखने को मिलेगी हमें। देखो प्रूफ अगर लिखूं तो Z1 जैसे मैंने एज्यूम कर लिया R1 e की आयोटा θ1, Z2 मैंने एज्यूम कर लिया R2 e की पावर आयोटा θ2। अब देखो Z1 प्लस Z2 करूँगा तो कोई ऐड तो हो नहीं पाएंगे, इसलिए इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म यूज कर रहे हैं अब हम, कोस θ1 प्लस में आयोटा साइन θ1, इसको ये लिख दिया। सेम Z2 को लिख दिया R2 कोस θ2 प्लस में आयोटा साइन θ2, इसको ये लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो Z1 प्लस Z2 अगर मैं लिखूं तो R1 कोस θ1 प्लस में R1 साइन θ1 इंटू में आयोटा, फिर Z2 को लिखा R2 कोस θ2, फिर R2 साइन θ2 इंटू में आयोटा। अब देखो जिनमें रियल है, रियल पार्ट को एक साथ लिख दिया कि R1 कोस θ1 प्लस में R2 कोस θ2, ये तो हो गया रियल पार्ट। फिर प्लस में आयोटा, ये कॉमन लिया। अब R1 साइन θ1 प्लस में R2 साइन θ2, तो ये आ गया मेरे पास Z1 प्लस में Z2। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। देखो प्रॉपर्टी यही तो बोलती है Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड और उसका होल स्क्वायर, तो Z1 प्लस Z2 तो है। अब लिख रहा हूँ Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड और उसका होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, यही तो है। तो यहाँ पर देखो रियल पार्ट तो यही है R1 कोस θ1, फिर प्लस में R2 कोस θ2, इस पूरे का तो होल स्क्वायर। फिर इमेजिनरी पार्ट R1 साइन θ1 प्लस में R2 साइन θ2, इस पूरे का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। अब इस होल स्क्वायर को अगर मैं ओपन करूं तो देखो क्या आएगा, R1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर θ1। किससे ओपन कर रहे हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर से, ये तो आप जानते हो। R2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर θ2, फिर प्लस में 2R1 R2 और कोस θ1 कोस θ2। अब इस वाले को ओपन कर रहा हूँ मैं, इसी के नीचे लिख रहा हूँ देखो, ताकि थोड़ा सा ऐड करने में हमें आसानी है। R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1, ये इसका होल स्क्वायर, फिर R2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2, फिर प्लस में 2R1 R2 साइन θ1 इंटू में साइन θ2। अब देखो जब मैं ऐड करूँगा ना, तो इसको इससे ऐड करूँ तो R1 स्क्वायर आ गया, क्योंकि R1 स्क्वायर जैसे ही मैं कॉमन लूँगा तो कोस स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ1 1 हो गया। इन दोनों में R2 स्क्वायर कॉमन, तो इसमें भी कोस स्क्वायर θ2 प्लस साइन स्क्वायर θ2 1 हो गया। फिर 2R1 R2, यहाँ क्या बचा, कोस θ1 कोस θ2, फिर प्लस में साइन θ1 साइन θ2, तो ये हो गया देखो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस में 2R1 R2। ये फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, ये किसका होता है, कोस ए माइनस बी का। तो ये हो गया कोस θ1 माइनस θ2। तो R1 यानी Z1 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, Z2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू Z1 का मैग्नीट्यूड, Z2 का मैग्नीट्यूड, फिर कोस θ1 माइनस θ2। और देखो आप ध्यान से, यही हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना। अब इसी में अगर यहां पर माइनस है तो इसमें भी यहां पर माइनस होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो इस एक प्रॉपर्टी पे, यानी Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर और Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर,
इस एक के ऊपर ही कितने तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो एक तो ये कि इफ Z1 प्लस Z2 ये इसके इक्वल है तो एम्पलीट्यूड Z1 एम्पलीट्यूड Z2 इनमें क्या रिलेशन होगा। एक तो ये कि इनमें रिलेशन पूछ ले, एक ये पूछ ले कि Z1 प्लस Z2 इक्वल टू ये तो रिलेशन पूछ ले एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। एक Z1 माइनस Z2 अगर इसके इक्वल आ जाए तो इसमें रिलेशन पूछ लें। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे पास, और ये इनको करना कैसे है ये हम आगे सॉल्व करेंगे। अभी जब आगे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, चलिए एक मैं बता देता हूँ। जैसे ये बता दिया, सपोज एग्जांपल के लिए, जैसे ये पूछा गया हमसे कि इफ़ Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू है Z1 माइनस Z2 के मैग्नीट्यूड के, देन फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। इसमें रिलेशन, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा ये बताना है। तो कुछ नहीं, देखो दोनों साइडों में स्क्वायर कर दो आप, इधर स्क्वायर किया, इधर इसका स्क्वायर किया। अब दोनों का स्क्वायर हम जानते हैं, इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा, देखो कि Z1 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, Z2 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 2 इंटू Z1 का मैग्नीट्यूड, Z2 का मैग्नीट्यूड और कोस θ1 माइनस θ2, और इधर Z1 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, Z2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, इधर माइनस में 2 Z1 Z2 का मैग्नीट्यूड और कोस θ1 माइनस θ2। तो आप ध्यान से देखो, ये वाली टर्म दोनों इससे कैंसिल, ये इधर आएगा तो 4 Z1 का मैग्नीट्यूड, Z2 का मैग्नीट्यूड और कोस θ1 माइनस θ2, ये 0। अब ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो नहीं सकता, तो क्या बचा, कोस θ1 माइनस θ2 0। तो इसका, और कोस 0 कब होता है, जब उसका एंगल क्या हो, π/2। तो यानी एम्पलीट्यूड Z1 माइनस में एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों के डिफरेंस π/2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसी टाइप से और भी 3-4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये एक तो मैंने अभी बता दिया, बाकी जब हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसके अंदर सोल्व करेंगे उनको। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ बता दिया है। चलिए अब प्रॉपर्टी हो गई है 9, अब चलते हैं 10th नंबर पे। 10th है, देखिए कि Z1 प्लस Z2 इसका मैग्नीट्यूड ये हमेशा इससे तो लेस होगा और हमेशा इससे ग्रेटर होगा, इस पूरे के मैग्नीट्यूड से। चलिए अब इसका हम थोड़ा प्रूफ के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कैसे आता है प्रूफ। ठीक है, देखो ये तो हमें पता ही है कि कोस θ1 माइनस θ2 ये हमेशा क्या होता है, -1 से +1 के बीच में, ये हमें पता है। तो इसको 2Z1 Z2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइडों में, साइन चेंज तो होगा नहीं, तो इधर तो ये बन गया, इधर 2Z1 का मैग्नीट्यूड, Z2 का मैग्नीट्यूड, फिर कोस θ1 माइनस θ2, और इधर 2Z1 का मैग्नीट्यूड और Z2 का मैग्नीट्यूड। अब इसमें क्या किया, Z1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये इसमें क्या कर दिए, ऐड कर दी, ये इसमें दोनों ऐड कर दिया हमने। इधर 2Z1 Z2 का मैग्नीट्यूड, फिर कोस θ1 माइनस θ2, और इधर बन गया Z1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 इंटू Z1 का मैग्नीट्यूड इंटू Z2 का मैग्नीट्यूड। अब देखो ये जो बीच में है ना, बीच में तो ये जो पिछली प्रॉपर्टी थी, आप ध्यान से देखो पिछली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने, तो यानी वो तो बन गया Z1 प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ये जो बीच में है, कहाँ गया, हाँ ये जो बीच में ये तो बन गया Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड इस पूरे का होल स्क्वायर। ये जो बना, ये बन गया Z1 का मैग्नीट्यूड माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड इस पूरे का होल स्क्वायर। इधर वाली टर्म बन गई Z1 का मैग्नीट्यूड
प्लस में Z2 का मैग्नीट्यूड और इस पूरे का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँ अगर, तो इधर तो Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड, इधर Z1 का मैग्नीट्यूड, इधर Z2 का मैग्नीट्यूड, इधर Z1 का मैग्नीट्यूड माइनस Z2। अब यहाँ पर देखो कौन बड़ा है, Z1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है या Z2 का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो वो पॉजिटिव आए हमेशा, इसलिए यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड और लगा दिया कि जो वैल्यू अगर बाय चांस नेगेटिव में भी आ रही हो तो वो वैल्यू पॉजिटिव। तो ये हो गया इसका प्रूफ। अब इसमें ये याद रखिए कि इस इनइक्वालिटी का यूज करेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए। जब हमें किसी कोई एक एक्सप्रेशन गिवन होगा और कहीं दूसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जैसे ऐसे होगा Z+1 का मैग्नीट्यूड 4 है, तो Z+3 आयोटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो। यानी इस इतनी भी आगे वाली इनइक्वालिटी का यूज तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए होगा और इसका यूज होगा मिनिमम वैल्यू के लिए। इसका यूज करेंगे हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब इसी को एक और मेथड से बता सकता हूं मैं। देखो जैसे सपोज ऐसे किया, ये मैंने पॉइंट लिया Z1, ये मैंने पॉइंट ले लिया Z2, ये Z2 है, ये Z1 है। अब ये हमने पढ़ा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो वेक्टर की तरह भी हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे ये जितना है ना, इतनी ही डायरेक्शन में ये ले लिया हमने, ये Z2 है, ठीक। जितना ये Z1 था उतना ही ये Z1 हो गया। अब ये भी Z1 है। तो अगर मैं ये इसको ऐड करूं तो देखो ये O, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, कि इन ट्रायंगल OAB में OA तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1 को, OB Z2 को, सॉरी OB नहीं, AB Z2 को, इट इज AB Z2 को, एंड OB किसको बताएगा। अब OB अगर आपने वेक्टर का ट्रायंगल रूल का सम पढ़ा है ना, ट्रायंगल रूल वेक्टर में, तो अगर कोई दो साइडें, यानी ट्रायंगल की कोई दो साइडें दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, तो तीसरी साइड उन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगी। यानी OB क्या होगा, OB होगा Z1 प्लस Z2 होगा। और ये ट्रायंगल में हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो, 10th क्लास में आपने ये पढ़ा है कि ट्रायंगल की तीसरी साइड पहली दो के सम से छोटी होगी हमेशा। तीसरी साइड यानी OB जो है वो किससे छोटी है, OA और OB से छोटी होगी। OB OA और OB OA प्लस में AB इससे लेस होगी, है ना। OB कितना है, OB है Z1 प्लस Z2, लेकिन लेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ तो हम, डायरेक्शन तो देख नहीं रहे। लेंथ होता है तो उसको मैग्नीट्यूड। OA क्या है, Z1 को रिप्रेजेंट करता है तो Z1 का मैग्नीट्यूड, AB Z2 का मैग्नीट्यूड। अब देखो इसमें 3 पॉइंट है ना, O, A और B। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो, जैसे यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर B हो गया, OAB, कि जब OAB तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ये तो Z1, ये Z2 डिस्टेंस और ये पूरी डिस्टेंस Z1 प्लस Z2, ठीक है। यानी ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, कि इक्वालिटी होल्ड व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब जैसे ये प्रूफ बताया मैंने, ठीक है, इसका प्रूफ बताया, वैसे ही हम इस साइड का ही प्रूफ बता सकते हैं। तो एक का बता दिया बस सफिशिएंट है। आप हमें को ये याद रखना है बस। और ये ट्रायंगल रूल ही है एक तरह से कि ट्रायंगल की तीसरी साइड, देखो एक साइड जो है तीसरी साइड वो पहले बाकी दो के सम से तो छोटी होगी, लेकिन उन्हीं दोनों के डिफरेंस से क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। तो ये वही चीज है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपके यहाँ। तो ये तो होगी 10 प्रॉपर्टी होगी। चलिए अब आते हैं कौन सा 10, अब एक बचती है 11। देखो 11th प्रॉपर्टी क्या है कि Z1 माइनस Z2 इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या बताएगा, ये क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स Z1 एंड Z2। Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस को बताता है।
अब कैसे बता रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो सपोज Z1 लिया मैंने x1 प्लस में आयोटा y1, Z2 ले लिया x2 प्लस में आयोटा y2, मैंने निकाला Z1 माइनस Z2, तो क्या हो गया देखो x1 प्लस आयोटा y1, फिर माइनस में x2 प्लस में आयोटा y2। तो x1 माइनस x2 इसको पहले लिख दिया क्योंकि ये रियल है। अब इमेजिनरी को लिख दिया आयोटा कॉमन लेने के बाद, तो ये आया Z1 माइनस Z2। अब आपसे पूछें कि चलो इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप कहोगे मैग्नीट्यूड तो होगा रियल का होल स्क्वायर। व्हाट इज रियल? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही क्या है? ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो है। ये है डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 कॉमा y2, ये डिस्टेंस है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा आपको, प्रॉपर्टीज़ वगैरह। अब इन प्रॉपर्टीज़ का कैसे यूज करना है क्वेश्चंस में, है ना, कैसे कैसे अप्लाई करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते अगर आप सोचते हो कि एक प्रॉपर्टी बताई उसी पे क्वेश्चन करा दिया, तो उससे फिर प्रॉब्लम क्या होगी। जैसे आप देखोगे बहुत से लोग ऐसे कराते भी हैं कुछ, कि आपको एक प्रॉपर्टी बताई उस पर क्वेश्चन करा दिया, फिर दूसरी प्रॉपर्टी बताई उस पर क्वेश्चन करा दिया। लेकिन मैं ऐसे नहीं कराता। उसके पीछे रीज़न क्या है? अब जैसे एक प्रॉपर्टी बताई तब तो आपको पता ही उसी प्रॉपर्टी का यूज होगा। फिर जैसे मैंने सपोज ये प्रॉपर्टी बताई फोर्थ जो स्क्रीन पे जेड जेड बार इक्वल टू मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, अब मैं इस पर ये बता के मैं क्वेश्चन कराना शुरू किया, तो सिंपल सी बात है इस प्रॉपर्टी का यूज़ तो होगा ही उसमें। जबकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब तो आपकी माइंड में सारी प्रॉपर्टी होती है, आपको खुद को ये पता लगाना पड़ेगा कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। तो इसलिए एक बार प्रॉपर्टी सारी लिस्ट करी है हमने, उसके बाद अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो उसमें फिर ये देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हो सकता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो था वो तो था ओनली प्रॉपर्टीज़ पे बेस। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका कल, उसमें क्या करेंगे, उसमें इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।